नाज़रीन, यमन की जानिब से नए मिसाइल्स इजराइल पर लॉन्च कर दिए गए हैं और बेन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। मजीद फ्लाइट्स इजराइल के लिए कैंसिल हो गई हैं और सिग्निफिकेंट डैमेज है रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वाकया पेश आया है और वो बता रहा है कि इजराइल का जो आखिरी इत्तेहादी इस वक्त बच गया है उसके लिए भी टाइम थोड़ा है और वो कब तक इजराइल की सपोर्ट जारी रख सकता है। रियलिटीज बदल रही है। नाज़रीन, ट्रंप इंतजामिया, जिसके बारे में नेतन्याहू ने कहा कि ये आइडियल और ड्रीम टीम है जो उसको मिली है, ट्रंप इंतजामिया की जो है। नाज़रीन, ट्रंप इंतजामिया में बहुत बड़ी अखाड़ पिछाड़ हुई है और जो प्रो इजरायली वहां पर ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रंप ने फारिग कर दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो दो बड़े पावर हाउसेज हैं और प्लेटफॉर्म हैं, फोरम्स हैं पॉलिसी मेकिंग के, सिक्योरिटी काउंसिल और व्हाइट हाउस, दोनों जगहों से जो सबसे बड़े सपोर्टर थे इजराइल के और पुश कर रहे थे जंग को कंटिन्यू रखने के वाले से, उसको जो है वो ट्रंप ने उठा के फेंक दिया है। और इजरायली मीडिया की और अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे मजीद वाकयात होने जा रहे हैं। मजीद प्रो इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं उनको मजीद जो है वो ट्रंप इंतजामिया से उठाकर जो है वो बाहर फेंका जा रहा है। ये मजीद तैयारियां भी हो रही हैं, बहुत सारे फारिग हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो लेबनान को डील कर रहे थे, जो पूरे वेस्ट एशिया को डील कर रहे थे, ईरान को डील कर रहे थे, यानी पुश कर रहे थे ईरान वॉर के हवाले से। इसके साथ साथ ईरान जो है वो अपने ताल्लुकात मिडिल ईस्ट के बाकी मालिक के साथ इस्तवार कर रहे हैं। मिस्र की बहुत अहमियत है। मिस्र में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे और दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि अब ईरान और मिस्र जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपने ताल्लुकात जो है वो कायम करने जा रहे हैं। अब नोट करें कि मिस्र के साथ चाइना जंगी मशक़ें करके गया है, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्र पहुंचे हैं और अब हाईएस्ट लेवल के ऊपर रिलेशंस, हो सकता है ये डिफेंस रिलेशंस के अंदर भी तब्दील हो जाए। तो ये इजराइल के हमसाये के अंदर ईरान ताल्लुकात कायम कर रहा है और इजराइल को ये किस तौर पर काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यूरोप की जंग क्या शक्ल इख्तियार करेगी? जहां तक निगोशिएशंस हमने देखे वो सारे फेक निगोशिएशंस थे और साथ साथ यूक्रेन जो है वो इतना बड़ा हमला रशिया पर करने की तैयारी कर रहा था, तो ना ही इस वक्त कोई निगोशिएशंस हो रहे हैं, ना ही कोई होने के चांसेस हैं। और खासकर जितना बड़ा हमला संडे को हो गया है, इसके बाद खतरात बहुत ज्यादा हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। ये ऐसा हमला है जो कोल्ड वॉर के दौरान भी सोवियत यूनियन के ऊपर नहीं हुआ। ये चंद सेकंड का हमला है जो पूरी दुनिया को बदल कर रख सकता है। आज का एक नया वॉरफेयर है जो इस हमले के साथ एक नई रियलिटी इमर्ज की है पूरी दुनिया के हवाले से। इसको रशिया का पर्ल हार्बर भी कहा जा रहा है। पर्ल हार्बर जो है ये जो अमेरिका की पोर्ट थी जिसके ऊपर जापानीज ने आकर हमला किया था और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज उनकी हुई थी और उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये रशिया का पर्ल हार्बर है और चूंकि ये छोटे छोटे ड्रोन्स के साथ हुआ है, लेकिन ये हमला उतना ही बड़ा है कि जैसे उनकी फौजें आई हैं, जैसे उनके वॉरशिप्स आए हैं, जैसे उनके जहाज आए हैं, उन्होंने इतना बड़ा हमला। आप जरा अंदाजा कर लें ये कितनी बड़ी बात हो गई है। रशिया के पास, दुनिया की कितनी बड़ी पावर है रशिया, उनके पास टोटल जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो 100 के करीब हैं। 100 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनके पास, जिसमें से 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक और इस लेवल का हमला रशिया के ऊपर हो गया तो रशिया तो फारिग है भाई। 100 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को ये बनाना आसान काम नहीं है। ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत मेहनत तलब काम होता है, रिसोर्सेज लगते हैं। आज तक वो सिर्फ 100 बना पाए हैं और 100 में से 41 तबाह हो गए विद इन सेकेंड्स। और आप देखें कि एक तो रशियन टेरिटरी के ऊपर, रशियन सॉइल के ऊपर हमला हुआ है और दूसरा जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनके ऊपर यह पहला हमला है। इस पूरी जंग के दरमियान न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर यह पहला हमला है। तो इन्होंने खुद जो है वो न्यूक्लियर की तरह मामले को धकेला है। अब रशिया के पास क्या ऑप्शन बच जाता है? यानी क्या रशिया इंतजार करता रहे कि इसी तरह का कोई और हमला अगले 2-4 महीनों के अंदर रशिया के ऊपर हो और उनके तमाम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तबाह हो जाए? उसके बाद नेटो क्या करेगा? नेटो बरह रास्त अटैक भी कर सकता है, नेटो अपनी फौजें यूक्रेन के अंदर भी भेज सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि देखिए अभी तक नेटो यूक्रेन में क्यों नहीं गया, एक ही वजह है, न्यूक्लियर। अगर दुनिया में न्यूक्लियर ना बना होता या रशिया के पास न्यूक्लियर ना होता तो नेटो बहुत पहले का यूक्रेन में जा चुका होता। अगर एक चीज उनको डराती है, एक चीज उनको रोके हुए है, तो वो कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है बल्कि वो न्यूक्लियर का खतरा है। और न्यूक्लियर आप फायर कैसे करेंगे? वो इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के जरिए करेंगे या मिसाइल्स के जरिए करेंगे, जो आप सरफेस से मिसाइल फायर करते हैं। तो असल तो इफेक्टिवनेस इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की है कि आप डीप इनसाइड जाकर अटैक कर सकते हैं। इनके बगैर कैसे रशिया अटैक करेगा? वो तो यूरोप को बर्तरी हासिल हो जाएगी, नेटो को वो बर्तरी हासिल हो जाएगी, तो रशिया तो फारिग है, यानी बहुत बड़ी उनकी पावर जब डैमेज हो जाएगी। तो रशिया इस चीज का इंतजार नहीं कर सकता है। और मेदवेदेव की पहली स्टेटमेंट आई है इस वाकये के बाद और उसने कहा है कि द रिटेलिएशन इज इनवर्टेबल, कि रिटेलिएशन जो है वो नागुज़ीर है। और अमेरिका ने वार्न किया है
कि रशिया बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ये एक ऐसा वाकया जिसमें तारीख लिखी गई है और एक बिल्कुल आप समझ लें कि नई दुनिया की एक नए फिनोमेना का आगाज है। और इस वाकये ने पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है उनको अलर्ट कर दिया, खासकर वो ममालिक जो अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं या जिनको हमसाए जैसे नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, भाई एक परमानेंट इशू है। तो पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं और खासकर इस तरह की जिनके हमसाए के साथ लड़ाई और मामलात हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए ये जो ड्रोन्स हैं ये स्मगल हुए हैं रशिया में और उसके बाद वहां से फ्लाई किए हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह तरीका तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका तो इजराइल ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है और ईरान इजराइल के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के बॉर्डर्स तो उतने सिक्योर नहीं है जितने रशिया के सिक्योर हैं, फिर भी वहां पर स्मगलिंग हो गई और फिर वहां से ड्रोन। तो ये दुनिया पहले जानती नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। भाई दुनिया ने ड्रोन्स का एयर डिफेंस के जरिए दिफा करना था, अब उनको क्या पता था कि अंदर से ये फ्लाई कर जाएंगे, तो उसमें तो एयर डिफेंस एक्टिव हुआ ही नहीं। तो ये कोई छोटा वाकया नहीं है। 100 में से 41 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उन्होंने तबाह कर दिया और न्यूक्लियर एसेट्स को हिट किया। तो अब बड़ा सवाल यह है कि रशिया हमला तो करेगा, ये इसका जवाब तो हमारे पास आ गया, ये तो अंडरस्टूड बात थी पहले ही दिन से। अब उन्होंने ऐलान भी कर दिया, लेकिन हमला किस स्केल का होगा, किसके ऊपर होगा? या ये सिर्फ यूक्रेन के ऊपर होगा या नेटो कंट्रीज जब हिट होने जा रहे हैं और नेटो कंट्रीज के खिलाफ भी रशिया, फिर जाहिर बात है वो भी तो कैपेबिलिटी रखता है इसी तरह का कोई ऑपरेशन करने की। क्या वो भी ऐसा कोई ऑपरेशन अब नेटो के खिलाफ करने जा रहा है या सिर्फ यूक्रेन तक हमले अपने जारी रखेगा? और अब देखें ना कि वॉर के प्रिंसिपल्स के मुताबिक रशिया लड़ा है। देखिए कीव के अंदर क्या होता है, दारुल हुकूमत है, उसके अंदर गवर्नमेंट की कार्रवाइयां उसी तरह से जारी हैं। यानी ज़ेलेंस्की से रहनुमा पूरी दुनिया के आते हैं, मिलते हैं और ऑफिशियल वहां पर सेरेमनीज होती हैं। तो क्या रशिया जो है वो वहां पर जाकर उस पैलेस को हिट नहीं कर सकता? कर सकता है, तो फिर वो नहीं कर रहा है। यानी एक उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक फिर भी उन्होंने जंग लड़ी है। तो इन्होंने तो तमाम उसूल और ज़ाब्ते तोड़े हैं। एक एग्रीमेंट है ग्लोबल पावर्स का कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं ये इस तरह से ओपनली खड़े रहेंगे, इसको भी वायलेट किया गया और न्यूक्लियर एसेट्स को रशिया के हिट किया गया। तो अब देखते हैं कि ये जंग क्या रुख इख्तियार करती है और रशिया कितना बड़ा हमला करता है। और कुछ भी हो सकता है, यानी आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी न्यूक्लियर हमले को, आप रूल आउट नहीं कर सकते। आखिर तक रशिया चाहेगा कि उसको न्यूक्लियर की तरफ ना जाना पड़े, लेकिन इस तरह का एक और हमला रशिया को कितना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है आप खुद अंदाजा कर लें कि उनके अगर सारे स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जाते रहे तो फिर पीछे रशिया के पास बचेगा क्या? तो ये वो हमला है जो कोल्ड वॉर के अंदर, जब अलग ऐलान जंग चल रही थी नेटो और सोवियत यूनियन की, अलग ऐलान, तब भी सोवियत यूनियन पर ऐसा हमला नहीं हो सका जो आज यूक्रेन ने इस तरह से कर दिया है नेटो की मदद के साथ। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज यमन से करते हैं। एक बार फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है और आज उन्होंने एक नई चीज बयान की है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, इसकी एक वजह यह भी है कि जो इजरायली सेटलर्स बार बार मस्जिद अक्सा में दाखिल हो रहे हैं और उसके ऊपर सारी बातें कोई भी स्टांस नहीं लिया जा रहा। कुछ स्टेटमेंट जारी कर दी जाती हैं जॉर्डन और मिडिल ईस्ट और बाकी मुल्कों की जानिब से, जारी बात है, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि उनको रोका जाए। तो वो कह रहे हैं कि हमने इस वजह से भी आज इजराइल के ऊपर हमला किया, ये एक नई चीज। और साथ यमन ने कहा है कि उन्होंने नए वॉर हेड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, जो टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। ये मिडिल ईस्ट के अंदर नई टेक्नोलॉजी यमन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। पहले इस नौयत के वेपन्स मिडिल ईस्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं हुए और सारी बात है ये चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया से आए हैं या अगर ईरान से भी आए हैं तो पीछे उनकी टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं सपोर्ट शामिल है। ये ऐसे वेपन हैं, ये ऐसे मिसाइल हैं, अगर ये इंटरसेप्ट होंगे तो ये कई टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाएंगे और ये ज्यादा टारगेट्स को जाकर हिट करेंगे। यानी अब इनको हवा में तबाह करना इनको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा, बल्कि ये कहीं ना कहीं जाकर जरूर हिट होंगे। ये नए वॉरहेड्स हैं और ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी जब मिडिल ईस्ट में नहीं देखी गई, तो आज वो कह रहे हैं कि हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए। यमन टारगेट बेन गुरियन एयरपोर्ट विद बैलिस्टिक मिसाइल्स in retaliation for Israel aggression on Gaza and violations at Al-Aqsa Mosque। गजा में जो एग्रेशन हो रहा है और मस्जिद अल-अक्सा के हवाले से जो ये वायलेशंस कर रहे हैं उसके जवाब में हमने अटैक किया है। ईरानी मीडिया सायरन साउंड इन इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज एज यमन लॉन्चेस फ्रेश मिसाइल अटैक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब भी ईरान का मीडिया लिखेगा वो इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज लिखेगा, बाकी मिडिल ईस्ट का मीडिया वो इजराइल इस्तेमाल करता है, लेकिन ये हमेशा ये लिखेंगे कि इजरायली ऑक्युपाइड टेरिटरीज, वो सिर्फ इजराइल लिखते हैं। इसके साथ सिग्निफिकेंट डैमेज बताया जा रहा है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम टारगेटिंग बेन गुरियन एयरपोर्ट इवन विद द इंटरसेप्शन ऑफ देयर मिसाइल्स। इसके बावजूद के मिसाइल्स वहां पर इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक लेवल के ऊपर बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है। और अभी जर्मनी की जो एयरलाइन है उसने अपनी जो सस्पेंशन है उसको एक्सटेंड कर दिया है। उन्होंने लास्ट जो है वो आज की डेट तक सस्पेंड किया था, लेकिन आज उन्होंने 22 जून तक मजीद फ्लाइट जो वो सस्पेंड कर दी है। तो समझ लें कि देखें अगर ये हमले रुक जाते तो ये फ्लाइट शुरू हो जाती। तो मुसलसल हमलों का ये नतीजा है कि मजीद फ्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं
और जो पहले कैंसिल हो चुकी हैं वो भी दोबारा से शुरू नहीं हो पा रही हैं। और ईरान का मीडिया लिख रहा है, यमन अनवील्स न्यू वॉरहेड्स दैट एक्सप्लोड्स इवन व्हेन इंटरसेप्टेड। ये नए वॉरहेड्स हैं, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है कि जब ये इंटरसेप्ट होते हैं तो ये एक्सप्लोड कर जाते हैं और उसके नतीजे में भी ये नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। तो अब खाली इंटरसेप्शन भी यमनी मिसाइल को मतलब उसको मुकम्मल तबाह नहीं कर सकेगी, हवा में जाया नहीं कर सकेगी, बल्कि वो कोई ना कोई जाकर नुकसान करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इसके बहुत ज्यादा असरात है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है और इसराइल के अंदर इस वक्त शदीद खप पड़ी हुई है। और जो इसराइल के अंदर एक खौफ है कि वो तो यहां पर कहीं से आए हैं और यहां के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म भी इन्होंने कर दिया है, तो अब अगर पीछे से अमेरिका ने अपनी सपोर्ट खींच ली तो फिर इनके साथ क्या होगा, ये खौफ है उनके अंदर। और 12 रिपोर्ट्स वहां पर डिस्कस होती रही हैं, उनके थिंक टैंक्स चीखते रहे हैं कि ट्रंप जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, वो इंतहाई सपोर्टर है इसराइल का। लेकिन आज दुनिया रियलिटीज बदल रही है, फिर अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी सबसे बड़ी चीज है और अमेरिका फर्स्ट वाले जो है वो इसराइल को, नेतन्याहू की जंग को लाइक नहीं कर रहे हैं, वो तो मिडिल ईस्ट की जंगों के सबसे ज्यादा खिलाफ है। तो कभी ना कभी आगे चलकर अगले महीनों में ट्रंप के ऊपर प्रेशर आना ही आना है और किसी भी दिन ट्रंप उठेगा और कोई ना कोई इकदाम उठा लेगा। तो एक इकदाम आज सामने आया है, जो ट्रंप इंतजामिया के टॉप ऑफिशियल्स हैं अमेरिकन, लेकिन चूंकि उनकी हमदर्दियां इसराइल के साथ हैं, उनकी सपोर्ट और जंगों के हॉक, ठीक है ना, तो उनको आज उठाकर बाहर फेंक दिया ट्रंप ने। टॉप प्रो इजरायली ऑफिशियल्स सैक्ड अमिड ट्रंप नेतन्याहू स्पैट ओवर गाजा वॉर एंड ईरान की वजह से भी क्लैशेस हैं, इख्तलाफात है, और गजा की जंग की वजह से भी सीनियर ये ऑफिशियल्स हैं ट्रंप इंतजामिया के अंदर, एज दे वर वाइडली सीन एज स्ट्रांगली सपोर्टर ऑफ इजराइल। वो बिल्कुल मतलब छुपकर भी नहीं, खुलकर इजराइल की हिमायत कर रहे थे कि असलिया भी दो, ये जेनोसाइड भी जारी रखो, ईरान पर भी हमला होना चाहिए। व्हाइट हाउस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ड्यू टू देयर प्रो इजरायली स्टांस। और अब मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं ये कितने अहम तरीन ओहदेदार हैं। एक है मिराव कैरन, ये इसका नाम है, और ये यूएस इजरायली सिटीजन है। देखिए ना, जूलियन असांज ने कहा था कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जो वो इजराइल से है। ये कैसी अजीब बात है कि अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ईरान से, रशिया से, फलां से नहीं है, इजराइल से है। और सीआईए अपनी रिपोर्ट में लिख चुकी है कि उसको स्पाई के हवाले से सबसे बड़ा खतरा जो वो मोसाद से है, ये सीआईए लिख चुकी है, लेकिन ये चीजें इतनी वहां पर डिस्कस नहीं होती। तो ये अमेरिका के अंदर ऐसे पेनिट्रेट किए हुए हैं कि अमेरिका और इजराइल में कोई फर्क नहीं है। इन्हीं के लोग जो है वो आला ओहदों के ऊपर वहां पर फायज हैं और इजराइल हिमायती पॉलिसी वहां कर बनवा कर रखते हैं और चेंज नहीं होने देते। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल ही की जंगों ने पहुंचाया। तो आज ये अमेरिका फर्स्ट जो है, ये अमेरिका को फैसला करना है कि वो अपने आप को डिटैच करे इजराइल से और अपने आप को अलग करे। अच्छा, ये यूएस इजरायली सिटीजन है और ये किसको देख रहा था, ये जो ईरान डेस्क है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर था। और इसी तरह एरिक जो है ये वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट ओवरऑल और नॉर्थ अफ्रीका, ये इजिप्ट, ये लिबिया, अल्जेरिया, ये सारा नॉर्थ अफ्रीका जो है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका को ये बंदा देख रहा था। इन दोनों को फारिग किया है और इन दोनों को माइक वॉल्ट जो कि ऑलरेडी फारिग हो चुका है, जो इजराइल का सपोर्टर था और ईरान जंग के लिए कोशिश कर रहा था, नेतन्याहू के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये दोनों बंदे उसने अपॉइंट किए थे। स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इजराइल हु वाज हिमसेल्फ डिसमिस्ड बाय ट्रंप, जो खुद बहुत बड़ा सपोर्टर था इजराइल का, जिसको ट्रंप ने उठाकर फेंका था। और तीसरी जो ऑफिशियल डिसमिस की गई है, सैक की गई है, उठाकर बाहर फेंकी गई है, उसकी बहुत अहमियत है। यह है जनाब मॉर्गन ऑर्टकस। ये किसको डील कर रही थी, ये डेप्टी स्पेशल इन्वॉय है, यानी स्टीव विटकॉफ स्पेशल इन्वॉय, और जो डेप्टी स्पेशल इन्वॉय है वो ये बंदी है और ये लेबनान को डील कर रही थी। और इसका बड़ा किरदार है लेबनीज गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में अगेंस्ट हिजबुल्लाह। जो लेबनीज गवर्नमेंट इकदामात उठा रही है उसके पीछे ये थी। और ये इसने कहा कि जो पैलेस्टीनियन यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी डिसार्म किया जाए, उनसे भी असला लिया जाए और हिजबुल्लाह से भी लिया जाए। One of the strongest supporter of Israel within the US administration, persuading the Lebanese government to take firm stance against the Hezbollah resistance and disarm Palestinian refugee camps। और इसके ऊपर लेबनीज गवर्नमेंट काम भी शुरू कर चुकी है। तो उसके पीछे ये बंदी थी, इसको भी, यानी लेबनान, यानी कि ईरान, यानी कि ओवरऑल वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, ये तीनों जो हाई ऑफिशियल्स हैं जो इन तीनों डेस्क को देख रहे थे, उनको उठाकर ट्रंप ने बाहर फेंक दिया है। तो ओवरऑल ट्रंप खुद बहुत बड़ा प्रो इजरायली है, लेकिन ये वाकयात बता रहे हैं, रिपोर्ट में लिखा है रिफ्लेक्ट अ ब्रॉडर डिस्टेंसिंग बिटवीन इजराइल एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो ट्रंप को कितना प्रेशराइज कर रही है और एक एफर्ट है अपने आप को डिस्टेंस करने की इजराइल से, विच अपेयर्स टू परस्यूइंग इट्स ओन स्ट्रेटेजिक कैलकुलस। अब अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के मुताबिक फैसले करना चाह रहा है। और इजरायली मीडिया और अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि मजीद प्रो इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं may be removed over escalating tensions between Washington and Tel Aviv over Iran and Gaza war। मजीद बंदे भी वहां से फारिग हो सकते हैं। और इसी तरह ये जो
यूएस एम्बेसडर टू इजराइल है, यह भी एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, और ये तो इसने इंतहा कर दी है, यानी कोई इंतहाई सतह का ये ज़ायनिस्ट है, और कोई अमेरिकी एम्बेसडर ऐसा नहीं कर सका। ये पहले दिन जब आया है तो मस्जिद अक्सा में दाखिल हुआ, कोई ऐसा नहीं कर सका। फिर इसने फ्रांस को, अपने इत्तेहादी को क्रिटिसाइज किया है, और अभी कुछ ही देर पहले इसका बयान आया कि जो इजराइल है वो तो बड़ी सही एड जो है वो तकसीम कर रहा है, और हमास जो है वो एड लूट रही है। और फिर कल जो कोलोराडो के अंदर वाकया हुआ, इसने अमेरिकन मीडिया को कंडेम किया है कि चूंकि अमेरिकन मीडिया इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है तो इससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, ये अमेरिकन मीडिया जिम्मेदार है। हालांकि रियलिटी तो ये है कि जो इजराइल खुद कर रहा है गजा में, तो उससे दुनिया के अंदर लोग गुस्सा की लहर है। तो ये अपने मीडिया को, फ्रांस को, अपने इत्तेहादियों को और इजराइल का जो, और इसने ऑन रिकॉर्ड एड एंट्री की भी मुखालफत कर रखी है। और अब जब इजराइल ने अपनी तरफ से एड जारी करी हुई है और आगे वो फलस्तीन को वहां पर मार रहा है, तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, एड तो सारी सही तकसीम हो रही है। तो ये भी वो शख्स हो सकता है जिसको ट्रंप उठाकर फेंक दे, क्योंकि अमेरिका में इस बंदे के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। खुद अमेरिकन जो है वो इस बंदे से इस वक्त परेशान है कि ये वहां पर कर क्या रहा है। तो खुद ट्रंप बहुत बड़ा प्रो इजराइल है, वो चाहे तो ये जंग आज ही रुकवा सकता है, लेकिन अभी तक उसने ये फैसला नहीं किया जंग को रुकवाने का। लेकिन ये सारे वो इशारे हैं कि उनको ना कोई ऑन ग्राउंड कामयाबी मिल रही है, और जो अंदर से प्रेशर है। और देखिए इलोन मस्क फारिग हो गया, माइक वॉल जो एनएसए लेकर आया था वो फारिग हो गया, तो ट्रंप इंतजामिया खुद एक क्योस का शिकार है। तो बहरहाल ट्रंप को आगे आने वाले दिनों के अंदर फैसला करना है, क्योंकि यूरोप भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर रहा है और मिडिल ईस्ट प्रेशर डाल रहा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भूल जाए, वो बस तस्वीरें बन गई, ऐलान हो गया, बस इतना ही, इससे आगे नहीं। ठीक है ना। ये मामला तभी आगे बढ़ेगा जब गजा के अंदर सीज फायर होगा, उसके बगैर ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और ईरान के हवाले से अगर आपको बताएं तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इजिप्ट पहुंचे, बड़ा जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ, और अब वो इस वक्त लेबनान पहुंचे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजिप्ट के साथ ताल्लुकात अब अगली सतह के पर जा रहे हैं। ईरानी मीडिया खुद लिख रहा है, अरगची हेल्स हिस्टोरिक ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन ईरान इजिप्ट रिलेशन। ट्रस्ट बढ़ रहा है और हिस्टोरिक सतह के ऊपर अब ये कोऑपरेशन जा रहा है। बहुत ही खुशाइंद बात है, और इसी चीज को इजराइल कबूल नहीं करता। ईरान इजिप्ट कॉल फॉर इमीडिएट परमानेंट सीज फायर इन गाजा, एंट्री ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ये एक बड़ा अहम तरीन दौरा हुआ है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त लेबनान के अंदर हैं। अच्छा, अब आखिर में अगर हम रशिया क्या करने जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं। वी एक्सपेक्ट रशिया टू लॉन्च अ मेजर रिटेलिएशन अगेंस्ट यूक्रेन, यूएस ऑफिशियल्स, ये न्यूयॉर्क टाइम जो वो रिपोर्ट कर रहा है। मेजर रिटेलिएशन, क्या वो यूक्रेन के ऊपर होगी या कहीं और होगी, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर तो ऑलरेडी हमले जारी रखे हुए हैं। इस जंग में अभी तक तमाम रिसोर्सेज, तमाम वेपन्स रशिया ने इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल जारी बातें करने जा रहे हैं। और रशिया की जो डेटरेंस इससे मुतासर हुई है, मतलब देखें रशिया की सिक्योरिटी का इतना बड़ा ब्रीच, वो कंटेनर्स अंदर गए, स्मगल हुए, फिर ट्रक्स के जरिए, कहां यूक्रेन है, कहां साइबेरिया। साइबेरिया जब वो ऊपर फिनलैंड के साथ, यानी साइबेरिया का इलाका है, यूक्रेन तो बहुत नीचे रह जाता है। ये कुछ 2000 किलोमीटर बनता है कीव से साइबेरिया तक का इलाका, और एक बेस है वो 3000 किलोमीटर दूर जो है वो हिट हुई है कीव से। तो इतना दूर वो ट्रक्स के जरिए आगे उनको वहां तक पहुंचाया गया, और फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड थे, और इनको ट्रेन किया गया था इन ड्रोन्स को कि वो सिर्फ जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके खुद ही जाकर हिट हों, किसी दूसरी चीज से ना जाकर टकराएं। तो ये ड्रोन्स है वो एक एक करके तमाम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को हिट करते चले गए। फिर एक और जो चीज हुई है, इधर यूरोप ये बार बार कह रहा था कि हम लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं, ये चीज चल रही थी। रशिया ने अपने जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं वो यूक्रेन बॉर्डर के करीब जो उनकी बेसेस थी वहां से हटाकर इन बेसेस के ऊपर दूर ले गए कि ये अंदर खाते कभी भी लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए जा सकते, तो वो इनको वहां पर ले गए। तो असल में तैयारी वहां पर हिट करने की थी। पहले ये बॉम्बर्स इधर खड़े थे क्योंकि ये यूक्रेन में स्ट्राइक्स भी कर रहे थे, तो वो वहां पर सारे जाकर जमा हो गए और फिर वहां पर अटैक हुआ। तो ये भी पुतिन के साथ हुआ है, रशिया के साथ हुआ है। तो ये इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर और बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और डेटरेंस जो है वो पूरी तरह से हिट हुई है। तो बात यह है कि रशिया इस जंग को रोकना चाहता है, वो इकोनॉमिकली एक लंबी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके जो पर्सनल हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, एक लंबी जंग इस हवाले से भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो मर्जी हो जाए, रशिया कभी भी इनकी शरात के ऊपर जंग नहीं रोकेगा, यानी रशिया इनकी शरात के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये जो मर्जी कर ले। तो रशिया आगे बढ़ता चला जाएगा, और ये जो ये इस तरह के हमले कर रहे हैं, ये एक अहम तरीन एस्केलेशन है एक बड़ी जंग की तरफ या न्यूक्लियर की तरफ। ठीक है, आप देखें ना कि बर्तानिया ने कहा कि हम न्यूक्लियर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 बिलियन पाउंड्स। तो दूसरी तरफ जो है वो यूरोप भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि लंबी जंग को, लेकिन यूरोप भी पीछे नहीं हटेगा और दरमियान में मुज़ाकरात का भी कोई चांस नहीं है, खासकर इस हमले के बाद। और उधर नेटो ने जंगी मशकें जो है वो शुरू कर दी हैं, और ट्रंप ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था। अब ये बात और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ट्रंप को नहीं पता तो फिर डीप स्टेट तो ये कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जो ट्रंप के भी कंट्रोल के अंदर। ये बात तो तय है ना कि ट्रंप ये जंग रोकना चाहता है। उसकी वजह यह है
कि ट्रंप जो है वो पॉलिटिकल उसके ऊपर प्रेशर है, वो आया ही इस वजह से कि उसने जंग रोकनी है, वगैरह उसको कोई जंगे रोकने का शौक नहीं है। वजह सिर्फ यह है कि उसको वोट इसी वजह से मिला है और उसकी पॉपुलैरिटी, अभी मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं, तो अगर वो यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा सका तो क्या बयानियां लेकर जाएगा। तो डीप स्टेट इसका मतलब अंदर से वर्क कर रही है और ट्रंप को पता ही नहीं है। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक बात है ना भाई, दुनिया को कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं? मुख्तलिफ मुल्कों की डीप स्टेट, यूरोप की और अमेरिका की डीप स्टेट्स, ये दुनिया को किस तरफ धकेल रही है? इनको तो फर्क नहीं पड़ता आलमी जंग भी शुरू हो जाए, इनके तो बंकर्स हैं, न्यूक्लियर बंकर्स इन लोगों ने बनवा रखे हैं, ये तो वहां पर चले जाएंगे जिसमें 5-5, 10-10 साल तक की तैयारी है उन बंकर्स में, जो नीचे इन्होंने जो भी अपना सेटअप बनाया है, 5-10 साल तक वहां पर खाना ये प्रोड्यूस अंदर ही करते रहे। इस तरह की तैयारी इन लोगों ने कर रखी है, ये तो वहां पर चले जाएंगे, तो नुकसान तो पूरी इंसानियत का होने वाला है। और ये ज़ेलेंस्की जो मस्करा है, ये रशिया से जीतेगा, 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के पास हैं, ये यूक्रेन रशिया से जीतेगा, ये रशिया को प्रेशराइज करेगा, रशिया से अपनी शरारत मनवाएगा। तो रशिया को डैमेज करने के ऐसे इकदाम उठाने का मतलब यह होगा कि रशिया मजबूर होगा न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के वाले से। तो इसलिए ये एक ऐसा एक कम्प्लेक्स और ट्रैप है जिसके अंदर दोनों तरफ से फंसते चले जा रहे हैं। यूरोप की अपनी ईगो है और रशिया का एक पुराना मसला है, 40 साल से वो कह रहे हैं कि नेटो का एक्सपैंड ना करो, लेकिन यूरोप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और फिर वो डीप स्टेट जो रिसोर्सेज पर कब्जा चाहती हैं, मिनरल्स पर कब्जा चाहती हैं और जो जंगों से फायदा हमेशा कमाते हैं, वो असला साज कंपनीज। तो ये बड़ा खतरनाक मामला यहां पर है। और रशिया कौन सा वेपन इस्तेमाल करेगा? क्या वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा? आखिरी हद तक नहीं करेगा। ऑर्शनिक उन्होंने जो नया मिसाइल बनाया है, अगर ये 3, 4, 5 एक जगह पर गिराए जाएं तो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जितनी वेव और उतनी डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, हो सकता है रशिया ये इस्तेमाल करे। तो रशिया ने देखिए आखिरी हद तक कोशिश की है कि कम से कम सिविलियन कैजुअलिटीज हो, ताकि यूक्रेन के लोगों को, वो क्योंकि अपना हिस्सा मानते हैं, तो वो पब्लिक ओपिनियन अपने खिलाफ नहीं करना चाहते हैं। अब आप देखें, सारी दुनिया की सपोर्ट रशिया के साथ हुई है, हालांकि वेस्ट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन उनके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं मिली, उनके अपने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो उनको शिकस्त हुई है। और वजह सिर्फ यह है कि रशिया ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की है। तो अब अगर वो इस तरह के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इस्तेमाल करते हैं तो पब्लिक ओपिनियन भी उनके खिलाफ जा सकती है। तो नेटो ने, आप समझें कि एक ऐसा काम किया है कि न्यूक्लियर की तरफ धकेलने की कोशिश की है और रशिया को इस चीज में फंसाने की कोशिश की है कि वो कोई ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स इस्तेमाल करें कि पब्लिक ओपिनियन भी उनके खिलाफ हो जाए। तो ये बहुत सारी बड़ी गेम है जो यहां पर जारी है। और अगर रशिया और चाइना फॉल कर गए तो फिर ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के ऊपर लेकर आएंगे और नया इकोनॉमिक मॉडल होगा और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इनके साथ फाइट कर सके। तो बहरहाल ये बड़े कॉम्प्लेक्स टाइम से दुनिया इस वक्त गुजर रही है। देखते हैं कि किस तरह मामला जाते हैं। अगले 2 से 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसी में रशिया ने अटैक करना है। अभी तक प्यूटन की एक स्टेटमेंट भी नहीं आई। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय लगा करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।